Hello everyone, I hope you all are fine. Today we have with us Abhinandan and इन्होंने recently qualify की है महाराष्ट्र सेट. So let's know his preparation journey. Let's know his plan कि वो क्या plan कर रहे हैं और कौन से exams qualify करना चाहते हैं. Let's know it all. So first of all, hi Abhinandan, how are you? Hi ma'am, I am fine. How are you? I am also good. Thank you for asking. तो पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. क्या आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हो? क्या मार्क्स है पेपर 1-2 में? क्या स्कोर है आपका? मैं मुझे टोटल 192 मार्क्स आए क्या? और पेपर 1 में 68 एंड पेपर 2 में 124। ओके वंडरफुल. तो पहले तो आप मुझे बताइए कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स है आपके एंड ये स्कोर जब आपने देखा स्कोर कार्ड तो आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वालिफाई हो जाएगा या थोड़ा डाउटफुल था? क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? क्या नहीं मैम, रिएक्शन था? एक्सपेक्टेड तो था कि क्वालिफाई हो ही जाऊँगा ठीक है. क्योंकि मैं प्रिपेयर ही उतना किया और आईएफएस में मुझे पूरा भरोसा था ओके फर्स्ट ऑफ ऑल। वंडरफुल. तो आपका ये पहला अटेम्प्ट? हाँ मैम, एमएससी ओके. के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके वंडरफुल. तो आई थिंक पहला अटेम्प्ट और इसमें सक्सेस मिल जाना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात होती है. तो हाँ डियर हमेशा मैं या फिर बहुत सारे टीचर्स हम इस बात पे एम्फोसाइज करते हैं कि प्रिपरेशन के बाद तुरंत आपने प्रिपेयर करना चाहिए फॉर नेट सेट. अगर आप टारगेट करना चाहते हो, ब्रेक लेके पढ़ाई करोगे तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है. तो थोड़ा बताइए कि आपने डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? मैम, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी ये है कि मैं हम्म. जितना बीएससी एमएससी में नहीं पढ़ा उतना ही 6 महीने ऑनलाइन कोर्स में पढ़ लिया मैम, आईएफएस ओके. के थ्रू। ये ओके. रियलिटी है। ओके. तो उसी यस. की वजह से मेरा सेट निकला। मैं पूरा का पूरा जो मतलब मेरे सक्सेस का जो है क्रेडिट तो आईएफएस को ही देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर फॉर योर काइंड वर्ड्स. बताइए मास्टर्स आपने कौन से सब्जेक्ट में किया था? मैम ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी. तो अगर कोई ज़ूलॉजी का एस्पिरेंट है जो शायद प्रिपरेशन स्टार्ट करे फॉर नेट एंड सेट, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कौन से यूनिट्स उनको स्टार्ट करने चाहिए? क्या उनके लिए ईज़ी जाएगा? मैम, अभी आईएफएस में एक वीडियो है विशाल सर ने डाला है ओके. कि वहाँ पे सब सब्जेक्ट का वेटेज देके, हुँ, हुँ. तो उसी वेटेज के अनुसार मैंने प्रिपेयर किया था। ठीक है. हाँ, ओके. जो ओके सब्जेक्ट वंडरफुल. को ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा प्रिपेयर किया, ठीक है. जिनको कम है उसको लास्ट में प्रिपेयर किया और थोड़ा ऊपर-ऊपर प्रिपेयर किया। ओके. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाई वेटेज वाले हैं अगर आपको याद हो सारे? हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके. थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, फोर्थ ठीक है. एंड फिफ्थ जेनेटिक्स। ये ओके. 5 तो आपको करना ही है। ओके. सो बहुत आपने मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट यूनिट्स पिक किए हैं. आपने एक बताया है मेथड्स इन बायोलॉजी. मैंने बहुत हाँ बच्चों मैम। से सुना है कि मैम 12th 13 तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, डिफिकल्ट लगता है वो टॉपिक्स. तो कुछ आप बताओगे 12 13 यूनिट से अगर किसी को वो यूनिट स्किप करना है तो उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसने कर लिए तो सफिशिएंट होंगे? क्या आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? मेथड्स इन नहीं मैम, बायोलॉजी. एक चीज़ में देखा मैम, इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि जब ओके. आप 4 ऑप्शन देखते हो ना, हम्म. जब आपका पूरा पढ़ाई होके रहता कि ऑटोमेटिक आप डिलीट कर सकते हो ऑप्शंस, जब आपकी पूरी पढ़ाई होके रहती। जी. तो इसीलिए सभी करना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ उस पर्सपेक्टिव से देखना नहीं चाहिए। ओके. एंड जो हमारे 13 यूनिट्स है उनमें से कितने यूनिट्स टारगेट करना चाहिए टू क्वालिफाई सेट एग्जामिनेशन कि सारे किया जाए? मैंने तो सारे किया था, बस हम्म. डाइवर्सिटी आधा किया और ओके. डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी हम्म. थोड़ा ऊपर-ऊपर किया, क्योंकि उतना डीप सेट में पूछते नहीं है वो टॉपिक। ओके. हाँ, और 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं उस टॉपिक में से, तो तो आपका उसको मैंने जूलॉजी थोड़ा कम वेटेज बैकग्राउंड दिया। है, आपका जूलॉजी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपने ये एनिमल और डेवलपमेंटल तो पूरा अच्छे से किया होगा. क्या था वहाँ पे? नहीं, नहीं मैम, मैं बोला ना जैसे कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ज़्यादा टफ और ज़्यादा ईज़ी कुछ नहीं लगा, क्योंकि ओके. सेट मतलब आईएफएस के जो टीचर्स लोग हैं, उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया कि सभी सब्जेक्ट सेम ही लगे मुझे। तो आई थिंक आपने हर टॉपिक को एक फ्रेशर की नज़र से देखा है। ये हाँ, नहीं था हाँ, कि मुझे ये आता है, क्या आता है। आप बिल्कुल आई हाँ, थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा मुझे भी याद है जब मैं भी स्टूडेंट थी या फिर मैं भी जब पढ़ाती वगैरह हूँ, तो हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि स्टूडेंट अगर बिल्कुल ब्लैंक माइंड है ना, तो टीचर्स को पढ़ाने में काफ़ी ईज़ी जाता है बिकॉज़ आप हर चीज़ को ग्रास्प करते हो। इफ़ यू हाँ, हैव हाँ, सम नॉलेज तो आप फिर क्वेश्चन करते हो। सर ने सही पढ़ाया, क्या गलत है क्या? इसमें ये नहीं बताया, वो ऐड करना था, ये चीज़ मिसिंग है, ये क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हैं? तो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ की कि
आपको फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा ज़ूलॉजी था तो मुझे इसको ज़्यादा हाँ, हाँ। वेटेज देना है, इसको कम। आपने देखा हाई वेटेज टॉपिक कौन-सा है, इसको पढ़ना है करके। हाँ दैट्स सर, वंडरफुल। मैम किसी सर ने पहले बता दिया ठीक कि है। आप जब ट्यूशन में आते हो तब ब्लैंक माइंड से बैठो। ओके, आपने जो पीछे पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे लेना-देना नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए बस। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। और आई थिंक आपने इसको यूज़ भी किया। रिज़ल्ट हाँ मैम। हमारे सामने है कि इतना बढ़िया स्कोर आपका आया है। थोड़ा पार्ट ए के बारे में बताओ, आपने 68 स्कोर किया है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो पार्ट ए का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? क्योंकि पार्ट ए में मैम प मुझे लगता है कि हमारे टॉपिक के बाहर की चीज़ें होती है, एप्टीट्यूड, हाँ, हाँ। रीज़निंग, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैम ईज़ी है, पार्ट ए तो बहुत ईज़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट ए में ही कॉन्संट्रेट करना चाहिए हुँ, क्योंकि हुँ। जो टॉपिक्स है ना मैम, वो हाँ, नहीं क्या बहुत बार रिपीट होते हैं। जो ओके। पीवाईक्यू उठाए हम लोगों ने, हुँ, हुँ, वो पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं हुँ, सब पढ़ लिया मैम। ओके। मतलब एक आधा क्वेश्चन आया, एक टॉपिक में से वो टॉपिक में पूर्णा पूरा पढ़ लिया पहले ही। ओके। उसी टॉपिक में से रिपीट क्वेश्चन आते ही है। तो बेसिकली मतलब अगर किसी स्टूडेंट को सेट ए टारगेट करना है तो आप बोलोगे कि पीवाईक्यू सारे अच्छे से कर लो, आस-पास के टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो एंड पार्ट ए हो हाँ, जाएगा हाँ, उनका। पार्ट ए हो जाएगा। ओके। एंड मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि पार्ट ए में ना बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम ये जाती है कि टाइम कम पड़ जाता है क्योंकि 1 घंटे में पेपर ले लिया जाता है और कैलकुलेशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाँ, बहुत हाँ। सारा होता है। तो टाइम कैसे मैनेज किया पार्ट ए में? मैम जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, हुँ, टीचिंग हुँ। एप्टीट्यूड, रिसर्च हुँ, एप्टीट्यूड, वो पहले सॉल्व करने चाहिए। ओके। क्योंकि वो एक तो अपने को आता है, नहीं तो नहीं आता। हाँ। 2 ही ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद आप मैथ, रीज़निंग पे जाइए। हुँ, हुँ। उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, क्योंकि ओके, उसमें बहुत टाइम टाइम कंज़प्शन लगता होता है। है। आई थिंक वो 2-3 पेज तक जाता है कभी-कभी हाँ, हाँ। आगे-पीछे। ओके, ये सो सिंपल ट्रिक है मैम। वंडरफुल, आई थिंक बहुत ही सटीक आपने बताया है। वन लाइनर्स को पहले सॉल्व कर लो, जहाँ पे हाँ, टाइम हाँ, हाँ। लगेगा उसको थोड़ा बाद में सॉल्व करो। बिल्कुल, आई थिंक इतना अच्छा स्कोर आपका आया है क्योंकि आपने इसको बार-बार अप्लाई किया होगा। हाँ, हाँ मैम। जी, तो बताइए मॉक टेस्ट आपने कैसे कहाँ से सॉल्व किए थे सेट के? मैम मॉक टेस्ट आईएफएस ऐप पे थे, जो ओके। नेट के, वही हुँ, हुँ। सॉल्व किया और आईएफएस सेट के पीवाईक्यू थे, ओके। वो पूरे कर लिए थे। जी, तो मॉक टेस्ट देते वक़्त में मॉक टेस्ट के बाद क्योंकि मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना से आपको पता चलता है कि कितनी पढ़ाई हुई है। हुँ, हुँ, बट हुँ। टेस्ट के बाद के एनालिसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या-क्या एनालिसिस आप करते थे एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद? मैम मुझे ये पता चलता था कि जो क्वेश्चन पूछते हैं, हुँ, हुँ। वो किस टाइप से, किस एंगल से पूछते हैं और मुझे किस एंगल से पढ़ाई करनी चाहिए। पीवाईक्यू जब मैं सॉल्व किया, हुँ, तो हुँ। मैं सीधा-सीधा पढ़ लेता था, पर हुँ, पीवाईक्यू में देखा जाए, तो जो मैं पढ़ता था वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता था, हुँ। दूसरा ही इम्पोर्टेंट रहता था। तो ओके। उससे ये पता चलता था कि इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे किस एंगल से पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ामिनर है वो किस एंगल से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब मुझे पता चला मैम पीवाईक्यू से। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब आपने इतनी प्रैक्टिस की थी तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगा होगा ज़्यादा क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के नहीं, नहीं क्योंकि मैम, मुझे तो जी। सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे 4 में से। तो आप आई थिंक पढ़ते-पढ़ते 2 को एलिमिनेट कर देते थे। ओके, वंडरफुल। और अगर हम बात करते हैं सेट के एग्ज़ाम की तो सिलेबस तो नेट के जैसा ही है, बहुत वास्ट हाँ, हाँ। सिलेबस है। और नेट में तो भी पार्ट्स ही मतलब कि बहुत कुछ सोच समझ के आप ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ, सेट में है कि आता है तो सॉल्व नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं है तो अटेम्प्ट तो करके आएँगे सारे हाँ, हाँ। क्वेश्चंस। तो बताइए रिविज़न कैसे करना है? इतने सारे यूनिट्स को कैसे याद रखा जाए? मैम फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरे यूनिट समझ के लिया। फ़र्स्ट हुँ, ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता स्टार्टिंग को, तो मैंने 3 बार पूरा बैच रिपीट में देखा ओके, बायोकेमिस्ट्री का और ओके, वही लास्ट में मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट सब्जेक्ट हो गया मैम। ओके। हाँ, तो मैं अगर बायोकेमिस्ट्री है, तो उसको हुँ, कम से कम 1 दिन लगता था रिवीजन को। ओके, मतलब बड़े टॉपिक जो है, वो जी। 2 यूनिट में करता था दिन में और जो हुँ, छोटे टॉपिक्स है, जैसे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट या अप्लाइड बायोलॉजी हुँ, वो हुँ, दिन में 3 यूनिट रिवीजन करता था। ओके। तो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल क्लियर थे कि मुझे हाँ, हाँ। 100% विश्वास करना है, जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ना है। हाँ, सेकंड हाँ। मुझे समझ में आया है आपकी बातों से कि आपने हाई वेटेज को प्रेफ़रेंस दिया, इसको तो मुझे अच्छे से करना है। एंड आपके बहुत क्लियर माइंड है आपका कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो उसको मल्टीपल टाइम्स देखो, आपने स्किप नहीं किया। ये बहुत हाँ, अच्छी नहीं, बात नहीं। है कि वरना अदरवाइज़ समझ नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, बट बायोकेमिस्ट्री को आपने छोड़ा नहीं है, आपने उसको प्रिपेयर नहीं मैम, किया। उसी पे ज़्यादा वेटेज था ना सेट में। जी, ओके। तो बायोकेमिस्ट्री से कुछ बताओगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए?
मैं एंजाइम काइनेटिक्स ठीक है, और ओके। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वो सब, मेटाबॉलिज्म सारा। मेटाबॉलिज्म सब पूरा पार्ट। एंड अगर हम हुँ, बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। मोलारिटी मोल कॉन्सेप्ट पे होता है, एंजाइम से न्यूमेरिकल्स हाँ, पूछे हाँ। जाते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो क्या किया, सॉल्व किया या स्किप किया उनको? मैम मैं पीवाईक्यू देख लिया था एमएस सेट के, हाँ, हाँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का ही क्वेश्चन होता था। अच्छा, पीआई, हाँ। और फिर से आ गया मैम वो क्वेश्चन और मैं वो सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगता है एग्ज़ामिनर्स का भी एक फिक्स पैटर्न है, अगर उसको क्रैक कर लिया तो आप कर हाँ, लोगे। हाँ मैम, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी, तो मुझे लगता है पीवाईक्यू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपने उठाया है, हाँ, कि हाँ। आपने एग्ज़ामिनर को समझ लिया था कि ये मुझे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, उनको उठा के टारगेट किया, तो बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाए हो आप, सो दैट्स हाँ मैम। वंडरफुल। बात करते हैं कुछ और यूनिट्स की, तो आप कुछ बता पाओगे कि कोई टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेट के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आपने इतना एनालिसिस किया है, तो क्या है जहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? मैम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हुँ, वो जो टाइप्स रहते हैं प्रोटीन्स के, अल्फा अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, हाँ, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, और प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड्स ठीक है। पूरे 22 के 22 उनकी कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, जी, उनका पीके वगैरह सब। ओके। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारे बहुत कुछ टाइम होता है कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हम बड़े उड़ रहे होते हैं उस टाइम पे। बट हुँ, हुँ। कभी-कभी कोई यूनिट ऐसा स्टार्ट हो जाता है पढ़ाते वक़्त, हमको शायद समझ नहीं आता या उसके क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं। तो हमारा प्रिपरेशन में हाई फेज़ और लो फेज़ तो आता रहता है, तो आपके साथ हाँ, ऐसा हाँ कुछ मैम। हुआ था? हाँ मैम, मैं जब नेट का प्रिपेयर कर रहा था ना, हुँ, हुँ। तो मेथड्स इन बायोलॉजी की पीवाईक्यू देख के मैं पूरा मतलब टेंशन में आ गया था। तो थोड़े दिन में वो छोड़ ही दिया करना, अच्छा, मतलब मेथड्स के। हाँ, फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर किया, हो गया मेथड्स भी। ओके। तो सिर्फ मेथड्स इन जी। बायोलॉजी ने मुझे टेंशन दिया थोड़ा, पीवाईक्यू ने। ओके। तो हाँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम थियरी पढ़ते हैं तो अलग लगता है, क्वेश्चन देखो तो हाँ, लगता है हाँ, यार हाँ ये मैम, कहाँ से आ गया। वही तो। है। तो अगर कोई प्रिपरेशन के टाइम पे कोई लो फील करता है, शायद मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो हाउ टू डील विथ इट, कुछ बता पाओगे आप उनके लिए? नहीं मैम, अभी कम मार्क्स मिले तो प्रिपेयर करना चालू करना पड़ेगा ना फिर से, उतना ही। उसमें कुछ और जी, ऑप्शन ही नहीं है ना। ओके। एंड आपने नेट का भी एग्ज़ाम दिया था, तो थोड़ा बताओगे कि नेट की प्रिपरेशन, सेट की प्रिपरेशन में क्या बातों का ध्यान रखना होता है? मैम मैं तो सिर्फ़ नेट का ही प्रिपेयर किया, सेट तो ऑटोमैटिकली हो गया। सिर्फ़ मैं सेट का पार्ट 1 ही फ़ोकस किया था ज़्यादा, ओके, क्योंकि नेट का तो इधर हो ही गया था मेरा। जी। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 91 परसेंटाइल आए थे, हाँ, हाँ। तो उसके बाद मैं तभी 1 मंथ ही प्रिपेयर किया था, ट्यूशन्स के बाद। तो फिर बाद में ऑटोमैटिकली सेट हो गया, क्योंकि मैं नेट के लिए पूरा प्रिपेयर करके था। बिल्कुल, आई थिंक सिलेबस हमारा सेम है नेट और सेट का। हाँ, तो हाँ। बहुत स्मार्टली खेला है आपने कि सेट में ज़्यादा मेहनत नहीं की। नेट की पूरी प्रिपरेशन इस्तेमाल किया पार्ट 2 के लिए, पार्ट 1 के लिए पीवाईक्यूज़ रेफ़र किया आपने, हाँ, हाँ। एंड दैट्स हाउ यू हैव डन इट। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि आई थिंक स्मार्ट वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आपने स्मार्ट वर्क किया, उसका रिज़ल्ट है कि यू हैव द रिज़ल्ट, सो दैट्स कमेंडेबल एक्चुअली। ऑनलाइन आपने जो प्रिपरेशन की थी, ऑनलाइन जो आपने यहाँ पे हमारे साथ में प्रिपरेशन किया था, तो बताओगे कुछ क्लास के एक्सपीरियंसेस, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? मैं मैम कभी भी लाइव क्लासेस नहीं करता था। एक ओके, बार ठीक मैं है, थोड़ा मतलब 1 दिन डिले करता था क्लासेस। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मुझे रिपीट देखने में अच्छा लगता था, कोई टॉपिक समझा नहीं, तो हाँ, लाइव हाँ, में हम रिपीट नहीं देख सकते ना, इसलिए मैं हाँ, तभी क्लियर कर लेता था, जो भी ओके, डाउट है मेरा। ओके, वंडरफुल। और जब आपके एवरी एवरी संडे को टेस्ट होते थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ मैम, वो पढ़ना पड़ता था पूरा, मतलब हफ्ते भर में जो पढ़ा, उसका एक टेस्ट रहता था संडे को, और संडे में हमको पता चलता था कि हम अच्छे से पढ़े या नहीं, और हमको और किधर फ़ोकस करना चाहिए, वो पता चलता था। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, किसी-किसी टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, हुँ, कि हुँ। हमको लगता है कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लास्ट में वही इम्पोर्टेंट निकलता है। तो आई थिंक जो हमको नहीं आता है, हम अपने आप को समझा लेते हैं, चलो ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं नहीं, आएगा। छोड़ना छोड़ना होता ही नहीं। यस। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आई थिंक कि हमारे सारे थैंक यू। व्यूअर्स को एक बहुत क्लियर चीज़ें को बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपकी बातों से, कि क्या, कैसे, कितना प्रिपेयर करना है, कितना सफिशिएंट है।
तो दैट्स अ वंडरफुल। और आपने जो एनालिसिस दिया है बहुत ही करेक्ट और बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे सारे स्टूडेंट्स को। बताइए आप ये सक्सेस किस किस को डेडिकेट करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, माय मॉम डैड उनको और मेरे भाई को, और मेरे जो रूममेट्स हैं, उनके नाम लेना चाहूँगा मैं, बिल्कुल, सुधीर बिल्कुल। पवार, विश्वजीत कपाटी, जिन्होंने आपका इंटरव्यू कल ही हुआ उनके साथ, जी, और विश्वजीत जाधव। इन ओके। तीनों को डेडिकेट क क्योंकि जो फ्रेंड्स में कॉम्पिटिशन रहती है ना मैम, हुँ, उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तब एक कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट था हमारे रूम में। हुँ, हुँ। हाँ, उसी की वजह से हो गया। तो आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे नीचे लाने वाली नहीं, बट एक-दूसरे को मोटिवेट करने वाली हाँ मैम। और सवाल पूछने वाली चलते-फिरते, चलो ये बता दो। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत सारा रिविज़न उनके थ्रू भी हो जाता है, दैट्स वंडरफुल। एंड लास्टली जो हमारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे? क्या करना चाहिए उन्होंने? मैम प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हुँ, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे होगा या नहीं। हुँ, हुँ, क्योंकि लास्ट में अगर किसी चीज़ में आप घुस जाओगे, हुँ, तो हुँ। उस चीज़ को पूरी शिद्दत से करना चाहिए और आपसे वो हो ही जाएगा। ओके, और वंडरफुल। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप प्रेशर में एग्ज़ाम दोगे, तो आपकी पूरी 1 साल की मेहनत वो 3 घंटे पे डिपेंड रहती है। वो प्रेशर में पेपर दोगे तो जो आपको आएगा वो भी आप गलत करके गलत आओगे। कर तो कुछ बताओगे उनके लिए ये एग्ज़ाम हॉल में कैसे शांत रहें? आई थिंक अच्छा-अच्छा स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में कभी-कभी फ़ेल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई सारी की होती है, पर वो एनवायरनमेंट, वो स्ट्रेस, तो कुछ बताओगे उनके लिए? मैम मेरे साथ भी वही हुआ था, जब ओके। मैं पेपर 1 दे रहा था, हुँ, तो शुरू के 5-6 क्वेश्चन मुझे आए ही नहीं। ओके। तो मैं पूरा टेंशन में आ गया। मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस पूरे गलत हो गए। तो मैं टेंशन में आ गया, फिर मैं थोड़ा रिकवर कर लिया, पानी-वानी पी के ग्लूकोज़ हुँ, फुल हुँ। ओके। तो आई थिंक हाइड्रेशन रहना और एकदम हाइड्रेटेड काम रहना रखना पड़ता है। माइंड को कि नहीं भी आते हो, 10 भी सवाल नहीं आए तो चलेगा, बट जितने आते हैं उनको करेक्ट करें, तो एक हाँ अच्छा मैम, स्कोर ले सकते हैं एवरीवन। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर जॉइनिंग, मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक हमारे बच्चों को बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिला है बहुत कम टाइम में कि खट 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 इतना 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 कर लो तो हो जाएगा। हाँ मैम, तो और लास्टली जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा जी, कि आईएफएस पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, जो भी न्यू एस्पायरेंट्स है, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, और आपको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए हमें, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सुना है, बिल्कुल जितने भी आपको टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सारा ट्रेंड हमने देखा हुआ है, कहाँ से कैसे हाँ, सवाल पूछे जाते हैं। भरोसा करें, पढ़ाई करें, प्रिपेयर करें। एंड टू यू डियर, वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ आईएफएस। मैं थैंक यू उम्मीद मैम। करूंगी हम बहुत जल्दी मिलेंगे फॉर दी नेट इंटरव्यू एज वेल, वो भी आप हाँ, क्वालिफाई कर लोगे। थैंक एंड यू। जी, एंड टू ऑल द अदर एस्पिरेंट्स, कीप स्टडिंग। कोई डाउट है पूछेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है सेट के बारे में। तो एंजॉय दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।